हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 11 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो दूसरे अपकमिंग पीएससी के एग्जामिनेशन हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की खबरें, फिर ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, एंड मेंस आंसर राइटिंग में आप इस कंटेंट का या डाटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, किस पेपर में कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। तो काफी कुछ है जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 11 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। पहली खबर है नाविक के बारे में। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो पहली खबर NAVIC या फिर नाविक के बारे में है, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। पहली चीज तो ये कि ये होता क्या है। तो कई बार इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि नाविक जो है या फिर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन जो है वो हमारा इंडिया का खुद का लोकल जीपीएस है। जिस तरीके से अमेरिका वालों के पास में अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से वो किसी भी जगह की लोकेशन वगैरह को जो है बता सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को बता सकते हैं अगर उसने जीपीएस ऑन कर रखा है अपने डिवाइस पर। उसी तरीके से हम लोग भी जो है वो लगभग लगभग वही चीज हम लोग इंडिया में अगर कहीं पे करनी हो तो उसके लिए हम लोग नाविक का इस्तेमाल करते हैं या फिर नाविक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली 7 सैटेलाइट्स का सिस्टम है। जैसे जीपीएस में पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर सैटेलाइट्स वगैरह लगा रखी हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और उसकी मदद से वो किसी भी पर्टिकुलर चीज की पोजीशन आप जो है बता सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोगों ने अपने लोकल वर्जन में क्या किया है, 7 सैटेलाइट्स बनाई हैं। इस तरीके से बनाई है कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, उसको कवर कर लेता है। अब इसके बाद में अगर हम लोग इस पूरे इलाके में जो ये हमारी 7 सैटेलाइट्स कवर करती हैं, अगर किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन या पोजीशन पता करना चाहें तो आसानी से पता चल जाता है। तो नाविक का मतलब क्या हो गया, उसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। 7 सैटेलाइट्स का सिस्टम है जो बेसिकली वही काम करता है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका के लिए करता है। बस फर्क इतना है कि जीपीएस पूरी दुनिया पे में आपको कोई भी जगह बता सकता है, क्योंकि पूरे ग्लोब को कवर करने के लिए उन्होंने सैटेलाइट्स लगा रखी हैं। हमें उतना मतलब नहीं है, हमने सिर्फ अपने देश से रिलेशन के रिस्पेक्ट में हमें ये एग्जैक्टली यही फंक्शन रिपीट करना है या रेप्लीकेट करना है, तो हमने उसके लिए 7 सैटेलाइट्स का एक पूरा सिस्टम बनाया है, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उसकी मदद से हम लोग कवर करवाते हैं। एक बार मैं आपको इसकी फोटोग्राफ दिखवा देता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पूरा, और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पूरे एक एक इलाके को, चप्पे चप्पे को कवर करने के लिए ये 7 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में हमने सैटेलाइट डाल रखी हैं। ये सातों सैटेलाइट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, और इनकी मदद से फिर एग्जैक्टली जिस तरह से जीपीएस की मदद से हम किसी जगह की पोजिशनिंग कर सकते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं पर अगर किसी पॉइंट पे या किसी जगह की किसी लोकेशन की अगर हमें पोजिशनिंग करनी है तो इसकी मदद से की जा सकती है। अब इसी चीज की में अगर हम लोग सैटेलाइट्स बढ़ाते चले जाएं, और जिस तरीके से जीपीएस में इतनी सैटेलाइट्स हैं कि पूरी दुनिया को वो लोग कवर करते हैं या पूरे ग्लोब को कवर करते हैं, अगर हम भी अपनी सैटेलाइट्स बढ़ाते चले जाएं तो फिर हमारा भी जो कवरिंग का दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे शायद हम लोग नाविक में और ज्यादा सैटेलाइट्स को बढ़ाएंगे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा और भी इलाकों पे जिस तरह से जीपीएस एक सर्विस देता है, एक अल्टरनेटिव सर्विस शायद हम भी देना शुरू करें। बट आज की तारीख में इट होल्ड्स गुड फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी भी जगह पे अगर आप जीपीएस का फंक्शन रेप्लीकेट कराना चाहते हैं, अपना नाविक उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर दे देता है। चले, तो ये हो गई अपनी नाविक के बारे में बात, या नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन के बारे में बात। अब न्यूज क्या है इसके बारे में वो देख लेते हैं। इट विल सून बी इंटीग्रेटेड इनटू आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस अक्रॉस द कंट्री। मतलब वो सारे डिवाइसेस जिनकी मदद से हम लोग आधार में एनरोलमेंट करते हैं, या फिर आधार एनरोलमेंट के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली आप मोबाइल फोन्स और बाकी सारी जितनी भी चीजें आ जाती हैं जिसकी मदद से आधार ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, आधार एनरोलमेंट भी हो सकता है, और बाकी सारे चीजें भी हो सकती हैं। ये सारे के सारे डिवाइसेस को जो है इसके साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, या फिर आधार का पूरा इकोसिस्टम जो है उसको नाविक के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। इससे होगा ये कि ये जो फैसिलिटीज हैं ज्यादा बेहतर तरीके से दी जा सकेंगी, जिनकी मदद, जिनके लिए आधार का इस्तेमाल आज की तारीख में होता है, ज्यादा स्पीड के साथ में दी जा सकेंगी, एंड ये एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आज की तारीख में नाविक का इस्तेमाल दो चीजें करने के लिए होता है, या दो सर्विसेज
मोटे मोटे तौर पर हमको नाविक से मिलती हैं। पहला तो स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस फॉर सिविलियन यूजर्स, वही काम जो जीपीएस करता है स्टैंडर्ड पोजीशन बताने का, वही काम आपका इंडियन कोई भी जो है वो सिविलियन यूजर नाविक की मदद से या नाविक का इस्तेमाल कर कर भी कर सकता है। ये सब लोग कर सकते हैं, इंडिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौजूद है और उसके पास में नाविक का अगर एक्सेस है तो इसकी मदद से वो अपना स्टैंडर्ड पोजिशनिंग अगर करना चाहता है किसी जगह की तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस फॉर स्ट्रेटेजिक यूजर्स, बेसिकली मिलिट्री हो गया या डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर यूजर है, वो लोग अगर किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन वगैरह जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई जगह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है तो फिर जीपीएस सिर्फ स्ट्रेटेजिक यूजर्स को, जो हमारा नाविक है, जो हमारा इंडियन जीपीएस है, वो सिर्फ उसी उसकी जो पर्टिकुलर एक्सेस है वो उन पर्टिकुलर लोगों के अलावा, जो स्ट्रेटेजिक यूजर्स हैं उसके अलावा किसी और को नहीं देगा, डिनाई कर देगा। एंड नाविक बनाने की पीछे की कहानी भी लगभग लगभग कुछ इसी बात पे निकल कर आती है। कोई जगह अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है तो फिर सिविलियन यूजर्स को जनरली हम, जो हमारा इंडियन जीपीएस है या जो नाविक है, वो उसकी एक्सेस नहीं देगा। कारगिल में जब वॉर हुआ था तब हम लोगों ने जीपीएस की मदद से ये जो पोजीशंस हैं जहां पे ये इंट्रूडर्स बैठे हुए थे हाइट्स पे, पता करने की कोशिश करी थी लोकेशन वगैरह। अमेरिका ने हमको डिनाई कर दिया था। तो उसके बाद से ही जो है फिर हम लोगों ने ये अपना खुद का एक जो जीपीएस है उसका लोकल वर्जन बनाने की कोशिश की थी एंड उसके नतीजे में फिर नाविक बनकर तैयार हुआ। अब अगर आज भगवान ना करे मगर फिर कारगिल जैसी कोई स्थिति बन जाए तो हम अब अमेरिका पे या किसी और पे निर्भर नहीं है। हमारे देश में अगर कहीं पे कुछ इंट्रूडर्स आके बैठ जाते हैं तो उनकी लोकेशन हम लोग पिन पॉइंट पता कर सकते हैं। उसके बाद में फिर फौजियों ने जो किया था पिछली बार की पहाड़ियां चढ़कर गए थे और फिर से जीता था, वो करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद में ब्रह्मोस या जो भी मिसाइल है वो लगाएंगे, मार के खत्म कर देंगे। हमारे सिपाहियों की जो है कीमती जानों को बर्बाद करने की जरूरत या उनको जो है अपनी शहादत देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमारे हमारे जो फौजी हैं उनकी जो कीमती जानें हैं वो बच जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके लिए आज की तारीख में इस्तेमाल ये किया जाता है। स्ट्रैटेजिक यूजर्स को रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज देता है, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस आपके सिविलियन यूजर्स को देता है, मगर अब आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस के साथ में मिलाकर इसका ज्यादा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो नाविक के बारे में ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो नाविक है इसमें कितनी सैटेलाइट्स होती हैं। यूपीएससी ट्विस्ट करने के लिए 7 की जगह हो सकता है 14 लिख दे, 21 लिख दे, 5 लिख दे, 4 लिख दे, तो अपने को याद रखना है कि 7 सैटेलाइट्स का सिस्टम है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि आपने जो ये जो सैटेलाइट्स हैं नाविक की या इंडियन जीपीएस का जो सिस्टम है, इसके जो सैटेलाइट्स हैं उनको किस ऑर्बिट में डाला है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला है, लो अर्थ ऑर्बिट में डाला है या किसी और ऑर्बिट में डाला है, पोलर ऑर्बिट में डाला है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में डाला है, कहां डाला है। तो उनको याद रखना है नाविक की सातों सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाली गई हैं। प्रीलिम्स में एक बड़ा प्यारा सवाल यहां से बनकर तैयार होगा। अपन ने ये तो पढ़ लिया कि 7 सैटेलाइट हैं और सारी चीजें हैं, बट कौन सी ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिट में चक्कर मार रही हैं, वो अपने को कैसे पता चलेगा। तो इसलिए अपने को याद रखना है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को डाला गया है ताकि पूरे टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इनकी नजर बनी रहे और ये अपना काम एफिशिएंटली कर सके। प्रीलिम्स में एक सवाल यहां से बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन यही बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन मेंस के लिए बन सकता है कि भाई आधार को इंटीग्रेट किया जा रहा है नाविक के साथ में, तो इससे क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्रीलिम्स में कि नाविक जो है इसका इस्तेमाल आज की तारीख में मेन किन चीजों के लिए किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स अपने को याद रखना है। मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आधार को इंटीग्रेट किया जा रहा है, आधार के पूरे इकोसिस्टम को नाविक के साथ में, इसका क्या फायदा होगा। तो इसमें फिर आप लिख सकते हैं आपकी आधार की डिलीवरीज वगैरह ज्यादा बेटर तरीके से हो सकती हैं, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हो सकती हैं। एक क्वेश्चन ये भी आप एक जगह पर आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम गवर्नेंस और डिलीवरी ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसमें आप इसको कोट कर सकते हो कि ये जो इंटीग्रेशन हुआ है आधार का नाविक के साथ में, ये इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो इतना जो है इसमें से कंटेंट हमारा प्री और मेंस के लिए बनकर तैयार होता है। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and terms of office bill 2023 introduced in Lok Sabha. The bill contains procedure of appointment of chief election commissioner and other election commissioners. मतलब ये कि लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। तो जैसा कि इस बिल में लिखा ही हुआ है कि भाई इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किस किस का अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसको शॉर्ट में अपन लोग सीईसी बोल देते हैं, और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि जिनको हम लोग शॉर्ट में ईसी बोल देते हैं।
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और जो दूसरे आपके चुनाव आयुक्त हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कैसे इनको इनके पदों पर अपॉइंट किया जाएगा। जब ये अपने ऑफिस में जाएंगे तो इनके ऑफिस की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, और बाकी सारी चीजें सबसे रिलेटेड जो भी हैं उसको लेकर एक बिल लाया गया है पार्लियामेंट में 2023 में, लोकसभा में। और इसके तहत में इनके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के ऊपर जो है अपने को बात करनी है। बाकी चीजें भी हैं इसमें, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, जिसके बारे में अपने को बात करनी है। इस पे क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी है। अब बिल में यह कहा गया है कि जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और उनके साथ में जो दूसरे आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट एक पैनल के द्वारा या फिर एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इस कमेटी में 3 लोग होंगे। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, एंड तीसरे लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे लोकसभा के। बात को समझिएगा। अब अगर हमारे देश में ये बिल पास होने के बाद में जब ये बिल कानून बनेगा, ये जो लंबा थोड़ा फैंसी सा नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023, जिस दिन ये राष्ट्रपति से साइन होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद और कानून बनेगा, उसके बाद इस बिल के अनुसार भारत में फिर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और जो दूसरे आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं यानी कि दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट 3 लड़कों की एक कमेटी करेगी, एक समिति करेगी, जिसमें कौन कौन होगा? सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा कोई एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि भारत सरकार का कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, और तीसरा लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो 3 लोग जो है मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब सपोज कर लीजिए कि लोकसभा में किसी एक पार्टी की इतनी प्रचंड मेजोरिटी आ गई कि दूसरी किसी पार्टी के पास में इतनी सीट्स ही नहीं है कि वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना सके। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनता है? जो भी आपकी हाईएस्ट पार्टी होती है, जो भी आपकी सेकंड हाईएस्ट पार्टी होती है, यानी कि एक पार्टी जो हाईएस्ट मेजोरिटी लेकर आ गई और जो अपोजिशन में जो आपकी सरकार बना रही है। अब अपोजिशन में जो पार्टियां बैठी हुई हैं उनमें वो पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, एंड मिनिमम 55 सीट्स हैं। एक तो 55 सीटें होनी चाहिए और 55 से ज्यादा सीटें फिर आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी पार्टी है जिसके पास में मिनिमम 55 सीट्स हैं प्लस सेकंड हाईएस्ट सीट्स इन द लोकसभा या फिर अपोजिशन में हाईएस्ट सीट जिसके पास में है, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं लोकसभा में। तो अगर लेट से किसी भी पार्टी के पास में 55 सीटें भी नहीं आई हैं, अगर इतनी प्रचंड मेजोरिटी लेकर अगर कोई गवर्नमेंट बना ले गया कि दूसरी पार्टी के पास इतने सांसद भी नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट क्लेम कर सकें, यानी कि अगर उनके पास में 55 सीटें भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में फिर जो भी पार्टी के पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स होंगी, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो भी होगी, अब चाहे 40 सीटों के साथ में हो चाहे 44 सीटों के साथ में हो, उसका जो लीडर होगा फिर उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर कंसीडर करेंगे। बात को समझिएगा। 545 हमारी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, इसका 1/10 बनता है 54.5। इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ कर दें तो वो बनता है लगभग 55, यानी कि वो पार्टी जिसके पास मिनिमम 55 सीट्स हैं या फिर 55 से ज्यादा सीट्स हैं, उसका जो लीडर होगा उसको हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में मान सकते हैं। ठीक है। सपोज कर लीजिए कि एक ही पार्टी ऐसी है जिसके पास में 55 सीटें हैं, एक पार्टी जिसके पास 272 या उससे ज्यादा सीटें आई तो उसने बना ली अपनी गवर्नमेंट, तो वो हाईएस्ट मेजोरिटी लेके बैठी हुई है। अब उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट मेजोरिटी है, अगर हम 2 मिनट के लिए मान लें कि कोई एक पार्टी है उसके पास 55 सीटें हैं या फिर 55 से ज्यादा सीटें हैं, तो फिर इसका जो लीडर होगा उसको हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन मान लेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में 3 पार्टी हैं, एक के पास में 70 सीट है, एक के पास में 60 सीट है और एक के पास में 56 सीटें हैं। अब तीनों सीट पार्टीज के पास में 55 से ज्यादा सीटें हैं, तो अब इनमें से किसको हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन मानेंगे? उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन मानेंगे जिसके पास में 55 से ज्यादा सीटें सब तो हैं, मगर सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी कि 70 पार्टी वाला जो आपका जो पार्टी होगी अपोजिशन में, उसके लीडर को हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन मानेंगे। 60 और 56 वाले को नहीं मानेंगे, भले ये 55 प्लस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो जो भी आपकी अब जो पैनल होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल किए जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अगर किसी भी पार्टी के पास में इतनी भी सीटें नहीं है कि उसके 55 सीटें भी नहीं है कि उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन माना जा सके, तो फिर जो भी पार्टी है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सीटें हैं उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। अब ये लोग जो हैं डिसाइड करेंगे कि कौन आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या फिर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मगर किन लोगों में से डिसाइड करेंगे? आपको अगर चुनना है किसी को तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस भी होने चाहिए। तो इन 3 लोगों की कमेटी के कंसिडरेशन के लिए जो नाम है, जो आपके चॉइस होगी कि भाई किसमें से आपको जो है इलेक्ट करना है, उसके लिए एक और पैनल बनाया जाएगा। और ये पैनल जो है 5 लोगों के नाम
आपको फॉरवर्ड करेगा, उसमें से फिर ये लोग चुनकर किसी को इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। बात को समझिएगा, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त आपको अपॉइंट करना है। तो तीन लड़कों की कमेटी करेगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर, एक आपका यूनियन मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इसको यूसीएम लिख देते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तीन लोगों की कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। मगर डिसाइड किसमें से करेगी, आपके पास में कोई ऑप्शन या कुछ नाम होने चाहिए, उनमें से जो है फिर आप डिसाइड करोगे। तो ये नाम डिसाइड करने के लिए एक पैनल और बनाया जाएगा। ये पैनल, इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा उससे अपने को मतलब नहीं है, मगर ये पैनल जो है ये 5 नाम डिसाइड करेगा। ये 5 नाम शॉर्टलिस्ट करेगा और ये शॉर्टलिस्टेड 5 नाम फिर इस कमेटी को भेजे जाएंगे। अब ये कमेटी इन 5 नामों में से फिर किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अपॉइंट करना होगा तो वो अपॉइंट करेगी, या फिर अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करना होगा तो फिर वो अपॉइंट करेगी। इस तरीके से जो है पूरा खेल खेला जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं है तो फिर जो भी आपकी हाईएस्ट सीट जिस भी पार्टी के पास है अपोजिशन में, उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा। बस वही बात यहाँ पे लिखी है, इफ देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा तो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये किया क्यों जा रहा है, या फिर अगर ये बिल पास अब हो रहा है इसकी मदद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स को इस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, तो अभी तक ये बिल पास होने के पहले तक इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से अपॉइंट हो रहे थे, उसकी क्या प्रक्रिया थी, ये बिल लाया क्यों जा रहा था। आप थोड़ा इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्च 2023 तक की कहानी ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर्स हो, इनको अपॉइंट करते थे भारत के राष्ट्रपति, और इनका किस आदमी को जो है भारत का राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के पद पर अपॉइंट करेगा, ये रिकमेंडेशन किया जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब ये कि भारत सरकार ने किसी आदमी का नाम डिसाइड कर लिया, लेट्स से सनी देओल का नाम उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई सनी देओल जो है इस आदमी को हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया इसका नाम, अब इसका नाम प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता था कि सनी देओल को जो है आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दो। तो फिर प्रेसिडेंट जो है उसको सनी देओल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देगा। कल को गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर लिया कि इनका जो छोटा भाई है बॉबी देओल, बॉबी देओल को आप इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दो। तो और ये नाम डिसाइड करने के बाद में फिर ये नाम प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया गया, तो प्रेसिडेंट जो है फिर बॉबी देओल को आपके इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देगा। बात को समझिएगा, सनी देओल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, फैसला किसने कर लिया, सरकार ने। नाम रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। बॉबी देओल को इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कर लिया इन्होंने गवर्नमेंट ने, और नाम भेज दिया प्रेसिडेंट को फिर उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना ही पड़ेगा। यह व्यवस्था चल रही थी मार्च 2023 तक। मार्च 2023 तक ये व्यवस्था चल रही थी, बट मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अब से ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब आपको जो तरीका है इलेक्शन का, अब आपका जो ये सिलेक्शन का तरीका है वो बदलना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग ये दी कि ये जो तरीका है जिसकी मदद से अभी तक आप करते थे, ये खत्म आज से। अब इसका सिलेक्शन जो है एक सिलेक्शन पैनल के द्वारा किया जाएगा जिसमें 3 लोग शामिल होंगे। एक होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा होगा भारत का प्रधानमंत्री, और तीसरा होगा लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन। इन 3 लोगों का पैनल जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या कौन आपका इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। एक बात और मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में कुल मिला के 3 कमिश्नर्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। आज की तारीख में ये नंबर बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं, बट आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन में 3 कमिश्नर्स काम करते हैं, ठीक है। 3 कमिश्नर काम करते हैं, उनमें से एक कहलाता है मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर्स या चुनाव आयुक्त। तो इन 3 लड़कों का अपॉइंटमेंट जो है उसको करने की बात हो रही है। तो इसके लिए पहले यह व्यवस्था थी, कोर्ट ने मना कर दिया ये व्यवस्था नहीं चलेगी। अब से 3 लोग जो है उनका पैनल डिसाइड करेगा कि किसको चुनना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ये 3 लोग मिलकर किसी भी व्यक्ति का नाम डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ जब कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये 3 लोग जो है मिलकर अब इनका अपॉइंटमेंट किया करेंगे, तब साथ ही साथ कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि ये जो ऑर्डर है हमारा, जिसमें हमने ये बोला है कि ये 3 लड़के मिलकर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट वगैरह करेंगे, ये ऑर्डर तब तक वैलिड रहेगा या तब तक सही रहेगा जब तक पार्लियामेंट में सरकार एक लॉ लाके एक नया कानून नहीं बनाती अपॉइंटमेंट वगैरह करने के प्रोसीजर को लेकर। तो सरकार अब अल्टीमेटली उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए अब ये कानून लेकर आई है, और इस कानून की मदद से उन्होंने अब ये बोला है कि 3 लोग जो है इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे आपके यूनियन का जो भी एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यूनियन का कोई कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल होगा,
और तीसरा आपका लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनका नाम हटा के, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले जो उनके ऑर्डर के कारण शामिल हो गए थे उनको हटा के अब यूनियन होम मिनिस्टर को, यूनियन के किसी कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया गया। तो ये जो ऑर्डर था इसके चलते में ये कानून लेकर आया गया। तो ये अपने को याद रखना है। यहां से अब काफी सारे सवाल बनते हैं। एक सवाल तो यही बन सकता है कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, कौन ये अपॉइंटमेंट करेगा, एंड इसमें कौन कौन शामिल है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट करने के लिए कितने नाम इनके सामने लाए जाएंगे, ये नामों को कौन डिसाइड करेगा, ये पैनल वगैरह के ऊपर, ये सब क्यों किया गया है, पहले क्या व्यवस्था थी। इस तरीके के सवाल यहाँ पे प्रीलिम्स में काफी सारे बनकर तैयार होते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि आखिर वजह क्या पड़ गई कि भाई आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ गया, या फिर जिस तरीके से अपॉइंटमेंट पहले होता था उसकी जगह ये मेथड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है कि पहले गवर्नमेंट ने जिसका नाम भेज दिया उसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, मगर अब ये 3 लड़के जिसका नाम भेजेंगे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। अब ये व्यवस्था क्यों की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या हमारे जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग पर सवाल नहीं उठता, या इतने वक्त से ये चला आ रहा था तो क्यों लोगों ने जो इस पर ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है गलत है। इस तरीके के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, तो फिर उसमें जो है हमको जवाब देना पड़ेगा, वहां पर इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हालांकि इसमें बता सकते हो आपकी ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के मैच्योर होने की निशानी है कि वक्त के साथ में हमको लगा कि भाई ये सिस्टम में शायद खामी है, इसमें आदमी बायस हो सकता है, गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी के किसी भी आदमी को बैठा सकती है। तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें दखल अंदाजी करी और सरकार ने फिर अल्टीमेटली उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए एक कानून पास कर पैनल बना लिया जिसमें अपोजिशन लीडर को शामिल किया गया और बाकी सारी चीजें। तो इससे कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर है और आपकी जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर है और गवर्नमेंट जो यानी कि एग्जीक्यूटिव है, ये एक दूसरे के अनुसार कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हैं। अगर कोई एक गलती पॉइंट आउट करता है तो फिर ये अहम का मुद्दा नहीं बनाते, उसके अनुसार अपने आप में रेक्टिफिकेशन करते हैं। अहम का मुद्दा बनाना होता तो सरकार ये जो कोर्ट का फैसला उसको पलट देते और पुरानी व्यवस्था लेकर आ जाते, मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने क्या किया है, उन्होंने माना कि ठीक है भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है पैनल बनाने का तो फिर पैनल बनाएंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया बट पैनल को बनाया उन्होंने अल्टीमेटली। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी का एक सबूत भी है। इतने कुछ क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार होते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज है साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा हुआ होगा, उसको किसी ने गोली मार दी, खबर ये है। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना दूर ये साउथ अमेरिकन देश इक्वाडोर हमसे है और यहां पर किसी ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में खड़े हुए किसी कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हुए किसी कैंडिडेट को गोली मार दी, इससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मगर क्योंकि करंट अफेयर्स में है तो यहां से एक न्यूज इक्वाडोर के कंट्री की लोकेशन को लेकर बन सकती है, या फिर यूं बोलूं कि इक्वाडोर की मैपिंग के ऊपर एक सवाल आ सकता है। यूपीएससी में 2-3 सालों से एक ट्रेंड देखा गया है कि अगर कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट होता है या फिर कहीं पर अगर एक इंटरनेशनल इवेंट हो जाता है जो काफी बड़ा है, तो वहां पे लोकेशन या फिर मैपिंग को लेकर एक क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान ने 2021 में टेक ओवर कर लिया, अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था कि भाई इनमें से कौन कौन से देश अफगानिस्तान के साथ उनकी बॉर्डर लगती है, आप ये बताइए। उसके बाद में फिर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया, तो 2023 में क्वेश्चन आ गया था कि यूक्रेन के साथ में किस किस की बॉर्डर लगती है। तो यहां से अपने को एक समझ में आता है कि अगर कहीं पे कोई बड़ी घटना हो जाती है तो मैपिंग का एक सवाल आ जाता है उस पर्टिकुलर देश के ऊपर, या फिर अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हो जाता है जो रोज रोज नहीं घटता तो एक क्वेश्चन आ जाता है। अपने यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, लोग इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं सारी चीजें हैं, बट ऐसी खबर कहीं भी नहीं आती कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए कोई आदमी खड़ा हुआ और उसको उठा कि उस तरीके के किसी कैंडिडेट को उसको उठा के किसी ने गोली मार दी। इस तरीके की खबरें अपने देश में नहीं आती, और जनरली किसी भी देश में जहां पे फंक्शनिंग डेमोक्रेसी खबर सुनने को नहीं मिलती कि भाई किसी बड़े इलेक्शन में कोई आदमी खड़ा था उसको किसी ने आके ठोक दिया। मगर अब यहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कोई शूट कर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी न्यूज है, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है देश इतना दूर है, यहां पर कुछ भी हो उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो मैपिंग का एक सवाल जो है यहां से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनकर तैयार होता है। मेंस के लिए तो खैर यहां से कुछ नहीं बनेगा, बट मैपिंग का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इक्वाडोर की मैपिंग थोड़ी सी देख लेते हैं और और वहां से फिर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेंगे। पहला तो इक्वाडोर की लोकेशन कहां पर है। साउथ अफ्रीका का ये साउथ अमेरिका का ये पूरा मैप है। साउथ अमेरिका के इस मैप में ये इक्वाडोर देश हमको देखने को मिला। ये इसके वेस्टर्न फ्लैंक पर है, पैसिफिक ओशियन के साथ में इसकी बॉर्डर लग रही है, इसकी कोस्टल बॉर्डर लग रही है, और लैटिन अमेरिकन 2 देशों के साथ में इसकी बॉर्डर टकराती है। एक है कोलंबिया, दूसरा है पेरू।
ठीक है, तो अपने को याद रखना है, अगर इक्वाडोर के ऊपर सवाल आ गया कि इक्वाडोर कौन से तरफ पड़ता है लैटिन अमेरिका के, तो वेस्टर्न साइड पड़ता है पहली चीज। लैटिन अमेरिका की ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन बह रहा है, वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन बह रहा है, एंड इक्वाडोर उसके वेस्टर्न साइड पे है। प्लस इसका किस किस के साथ में बॉर्डर लगता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा, कोलंबिया के साथ में बॉर्डर लगता है, पेरू के साथ में बॉर्डर लगता है, ब्राजील के साथ में बॉर्डर नहीं लगता, ये अपने को ध्यान रखना होगा। दो सवाल यहां से ये बनकर तैयार होते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इक्वाडोर जो है इस देश से इक्वेटर क्रॉस करता है या नहीं करता, तो ये आप मुझे पता करके बताइएगा कि इक्वेटर यहां से निकल कर जाता है या नहीं जाता। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहां से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनकर तैयार होते हैं, मेंस में इससे कुछ नहीं आएगा। एक आप कोट जरूर कर सकते हो, चाहो कि हमारा देश जो है, आप चाहो तो अपने कहीं पे क्वेश्चन में या किसी मेंस के सवाल में डेमोक्रेसी से रिलेटेड या फिर किसी ऐसे में अगर आप लिख रहे हो तो आप कोट कर सकते हो कहीं पर कि भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि खून की एक बूंद नहीं बहती, सरकारें बदल जाती हैं, सत्ताएं चेंज हो जाती हैं। बट बाकी कई देशों में इस तरीके की स्थिति नहीं है आज की तारीख में, वहां पर डेमोक्रेसी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई, वहां पे भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को गोली मार दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लकी मान सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी का हमारा 70-75 साल का सफर कैसा भी रहा, बट हम इतनी बुरी एक्सट्रीम कंडीशंस में आज की तारीख में नहीं है। मेंस में कहीं पे चाहो तो इस एग्जांपल को कोट कर सकते हो, बट अनलाइकली है, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा यहां से प्रीलिम्स में बनेगा। चले, तो इसी के साथ में 11 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीएससीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खत्म होता है, एंड इसी के साथ में अपना सेशन भी यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब 12 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के साथ में मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ, एंड पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।